मित्रों नमस्कार। आज हम प्रारंभ करते हैं मुग़ल शैली। और मुग़ल शैली को जब हम प्रारंभ करते हैं तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुग़ल शैली जो है ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति का आधार क्या था। तो ये जो थी मुग़ल शैली ये इस्लाम धर्म से निकली। किससे निकली? इस्लाम धर्म से। अब इसके पहले ये जानिए कि इस्लाम धर्म में क्या चित्रकला का प्रचलन था या बाद में हुआ। तो इसके लिए हम एक हेडिंग और डालिए आप, ईरानी शैली, वैसे जान लीजिए। तो इस्लाम में जो था वो सजीव वस्तुओं का चित्र करना वर्जित था। उसमें इस्लाम धर्म में आप किसी भी सजीव वस्तु का चित्रण नहीं कर सकते थे। इस्लाम में क्या था? इस्लाम में सजीव चित्र का वर्णन था, वर्जित था। सजीव वस्तुओं का चित्रण वर्जित था। किंतु तैमूर वंशीय शासकों ने, किसने? तैमूर वंशीय शासकों ने सर्वप्रथम ईरान में चित्रकला को लाने का प्रयास किया। कहाँ? ईरान में चित्रकला को विकसित करने का अवसर प्रदान किया। विकसित करने का अवसर प्रदान किया। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो इस्लाम में चित्रकला था उसको विकसित करने का अवसर किस वंश ने प्रदान किया? तो कौन सा वंश था? तैमूर वंशीय शासकों ने। किसने? तैमूर वंशीय शासकों ने। और कहाँ पर? ईरान में। और तैमूर का पुत्र था, इसका पुत्र था शाहरुख। इसने हिरात को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी किसको बनाई? ईरान को। और इसे कलाकृतियों का केंद्र बनाया। तैमूर के पुत्र का क्या नाम था? शाहरुख। इसने अपनी राजधानी कौन से बनाई? हिरात। और हिरात जो राजधानी थी ये ईरान में कलाकृतियों का क्या थी? केंद्र थी। ठीक है। इस समय समरकंद और हिरात कला के दो प्रमुख केंद्र थे। एक और केंद्र था समरकंद। ये समरकंद एक हिरात हो गया, एक समरकंद हो गया। ये ईरान में जो थे वो चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। लेकिन 15वीं सदी आते आते एक शासक हुए हुसैन बोगरा। 15वीं सदी में शासक हुए हुसैन बोगरा या हुसैन मिर्जा। कौन शासक हुए? हुसैन बोगरा या हुसैन मिर्जा। और इनके दरबार में कौन सा एक चित्रकार हुआ? कमालुद्दीन बेहजाद। पंद्रहवीं सदी में हुसैन बोगरा या हुसैन मिर्जा नामक एक शासक हुए। कहाँ हुए? ईरान में। इनके दरबार में एक चित्रकार हुआ जिसका नाम था कमालुद्दीन बेहजाद। ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, प्रसिद्धि हासिल की चित्रकला में। ठीक है। इसलिए ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बेहजाद।
और ये जो बेहजाद था, कमालुद्दीन बेहजाद, ये हुसैन बोगरा के दरबार में, किसके दरबार में? हुसैन बोगरा के दरबार में ईरानी चित्रकला की नींव इसी ने रखी। किसने रखी? कमालुद्दीन बेहजाद ने। लेकिन अपने शासक के मृत्यु के पर्यंत ये जो था ये दूसरे दरबार में चला गया। और किस शासक के दरबार में चला गया? शाह इस्माइल के। उसके बाद ये था, इनकी मृत्यु के बाद ये जो था कमालुद्दीन बेहजाद शाह इस्माइल के दरबार में चला गया। शाह इस्माइल के दरबार में चला गया। और यहीं पर शाह इस्माइल के दरबार में ही 1480 तक 1500 ईस्वी तक बेहजाद ने ईरानी शैली को पूर्ण विकसित कर दिया। क्या किया? ईरानी शैली को पूर्ण विकसित कर दिया। आपने बेहजाद के बारे में जाना कि बेहजाद जो था वो किसके दरबार का चित्रकार था? बेहजाद जो था वो हुसैन बोगरा के दरबार का चित्रकार था और इन्हीं के दरबार में उसने ईरानी चित्रकला की नींव रखी। और इस हुसैन बोगरा के मृत्यु के बाद ये शाह इस्माइल के दरबार में चला गया। 1480 से 1500 ईस्वी आते आते ईरानी शैली को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया। किसने? बेहजाद ने। और बेहजाद की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, उसको आप जान लीजिए। और जब शाह इस्माइल के दरबार में बेहजाद चित्रकारी का कार्य करता था तो यहीं पर इसे अब्दुल समद सीराजी और मीर सैयद अली जुदाई नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार इनके शिष्य बने। ये दोनों किसके शिष्य थे? बेहजाद के, मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सीराजी। और इन तीनों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर ईरानी शैली को विकसित करने का कार्य किया। ईरानी शैली को विकसित करने में प्रथम योगदान किसका था? बेहजाद का, क्योंकि इन्होंने ही हुसैन बोगरा के दरबार में ईरानी शैली की नींव रखी। और उसके हुसैन बोगरा की मृत्यु के बाद ये शाह इस्माइल के दरबार में चला आया। और शाह इस्माइल के दरबार में 1480 से 1500 ईस्वी के आते आते ये ईरानी शैली को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया। इसके बाद यहीं पर अब्दुल समद सीराजी और मीर सैयद अली जुदाई ये दोनों बेहजाद के शिष्य बने और चित्रकला को विकसित करने में इन तीनों ने मिलकर पूर्ण रूप से योगदान किया और कार्य किया। अब ये सोचिए कि ये जो कला ईरान में विकसित हुई थी, तो जब मुस्लिम आए यहाँ पर, मुग़ल यहाँ पर आए, तो इसमें हुमायूं के द्वारा ये जो ईरानी कला थी ये भारत में आई। ईरानी शैली भारत में आई। ईरानी शैली भारत में किसके द्वारा आई? हुमायूं के द्वारा। ठीक, ईरानी शैली भारत में किसके द्वारा आई? हुमायूं के द्वारा। और 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बेहजाद ने इस्लाम जगत के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रसिद्ध कला समीक्षक मुल्कराज आनंद ने अपनी मार्ग पत्रिका किसका थी? मुल्कराज आनंद की। मार्ग पत्रिका में इस बात का उल्लेख किया कि इस चित्रकार ने यानी बेहजाद ने
लघु चित्रण की विधा को एक नया आयाम दिया। मुल्कराज आनंद जो थे एक कला समीक्षक थे। क्या थे? कला समीक्षक। इनकी एक पत्रिका आती थी, मार्ग पत्रिका, और इस पत्रिका में इन्होंने बिहजाद का उल्लेख किया। बिहजाद के बारे में कहा कि इस कलाकार ने क्या कहा कि इस कलाकार ने लघु चित्रण की विद्या को एक नया आयाम दिया। लघु चित्रण की विधा को एक नया आयाम दिया। नया आयाम किसने दिया? बिहजाद ने। किसने कहा? मुल्कराज आनंद ने नया आयाम दिया। ठीक है। और इसके जो बिहजाद ने जो चित्र बनाए उसकी पृष्ठभूमि में जो प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है उसमें एकदम सजीवता ला दी और उसे मानव के साहचर्य बना दिया। स्वयं बाबर ने भी इसकी प्रशंसा की है। बाबर ने बिहजाद की प्रशंसा में लिखा है कि इसे पूर्व का राफेल कहा गया है। इसे पूर्व का राफेल कहा गया। पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता था? बिहजाद को, जो कहाँ का? ईरानी चित्रकार था। ठीक है। तैमूर वंशीय शासक बोगरा के दरबार में था और शाह इस्माइल के दरबार में चला आया, जहाँ पर इन्होंने ईरान में चित्रकला को पूर्ण रूप से विकसित किया। और इस बाबर ने जो पूर्व का राफेल इसे कहा है उसे अपनी किस पुस्तक में कहा है? बाबरनामा में। किसमें? बाबरनामा में। बाबरनामा में इस बात का उल्लेख कहा है कि बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। ठीक है। किसमें कहा है? बाबरनामा में। और इसी बाबरनामा को तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी या वकायत ए बाबरी कहा जाता है, या वकायत ए बाबरी कहा जाता है। ठीक है। आपने बिहजाद के बारे में देख लिया। और ईरानी शैली की क्या विशेषताएं हैं इसको हम देखते हैं। क्या हेडिंग डालिए? ईरानी शैली की विशेषताएं। ईरानी शैली की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है इसकी रेखा प्रधानता। और इसकी रेखाएं जो थी अति महीन थी, अति बारीक थी, एकदम पतले से ये रेखाएं एकदम पतली खींची गई हैं। इसमें गोलाई के अभाव था। इन रेखाओं में गोलाई का अभाव था। गोलाई का अभाव था। इसमें कोणात्मकता थी, अभाव था। इसमें इस स्थान पर था क्या? कोणात्मकता। ठीक है। ये रेखाएं कोणात्मक प्रतीत होती थी। ये रेखाएं मृदु थीं, कोमल थीं। कैसी थी? मृदु या कोमल थी। प्रवाहमान भी थी। लेकिन इसमें जो था वो जीवन का अभाव था। जीवन के प्रवाह का अभाव दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाई देता है? जीवन के प्रवाह का अभाव दिखाई पड़ता है। जो मुगल वंश में जो यहाँ पर ईरानी शैली की जो रेखाएं थी, इसकी प्रमुख विशेषता इसकी रेखा प्रधानता ही थी। और इसकी रेखाओं की विशेषताओं में ये विशेषता थी कि इसकी रेखाएं अति सूक्ष्म थी, बारीक थी।
गोलाई का अभाव था, गोलाई के स्थान पर इसमें गुणात्मकता दिखाई देती थी। ये रेखाएं मृदु थीं, कोमल भी थी, प्रवाहमान भी थी, लेकिन जीवन के प्रभाव का अभाव दिखाई पड़ता था। ठीक है। और इसकी शैली में जो प्रकृति अंकन था, अब इसकी देख लेते हैं प्रकृति अंकन। नंबर दूसरा है प्रकृति अंकन। प्रकृति अंकन, अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट को पहले लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम लगता था। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रकृति अंकन का, जो विशेषताएं बात कर रहे हैं ईरानी शैली की। देखिए उस विशेषताओं में क्या है, प्रकृति अंकन। अब अगर हम प्रकृति अंकन की बात करें तो प्रकृति अंकन जो था ये अलंकारिक एवं आलेखन पूर्ण था। अलंकारिक थी, जो पृष्ठभूमि थी उस पृष्ठभूमि में उद्यानों को दिखाया गया था, और इन उद्यानों को दिखाना ये ईरानी शैली की अपनी निजी विशेषता थी। क्या थी? निजी विशेषता थी। और चित्रों में जो रंग थे, रंग इसमें सपाट प्रयोग किए गए। चित्रों में रंग कैसे लगाए गए? सपाट लगाए गए। और छाया प्रकाश का पूर्ण रूप से अभाव दिखाई पड़ता है। रंगों का ऐसा प्रयोग जिससे छाया दिखाई दे, ऐसा नहीं किया गया। ठीक है। और शैली में रंग जो थे वो चटकीले रंग दिखाई पड़ते हैं। अगर ईरानी शैली में रंगों की बात की जाए तो रंगों में क्या थे? चटकीले रंग अधिक प्रयोग किए गए। मानव आकृतियों की हम बात कर लेते हैं कि जो ईरानी शैली में मानव आकृतियाँ बनी उनके माप क्या थी? वो थे 2.25 चश्मे की आकृतियाँ। कितनी थी? आँखें जो थी वो छोटी थी। आँखें कैसी थी? छोटी थी। नाक जो थे छोटे और पतले थे। चेहरे लंबे, साथ ही साथ लंबा चोगा और पगड़ी पहने हुए दिखाया गया। ईरानी शैली की जैसे बाबर आया उसका आप चित्र देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे पगड़ी बांधे हुए दिखाया गया है। ठीक है। तो नाकें कैसी थी? छोटी और पतले थे, और होंठ पतले थे। नाक छोटी, होंठ पतले, चेहरा लंबा, साथ ही पगड़ी और लंबा चोगा पहने हुए दिखाई देता है। इसके बाद एक बात और देख लीजिए कि जो मानव आकृतियाँ थी लंबी, पतली एवं लता के समान लचकदार दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। आपने ईरानी शैली की जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं को देख लिया। एक बार हम ईरानी शैली की पूरी विशेषताओं की फिर से चर्चा कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं ईरानी शैली की रेखा प्रधानता। रेखाएं जो ईरानी शैली में प्रयोग की गई वो अति बारीक थी। गोलाई का अभाव था, इसमें कोणात्मकता, ये आकृतियाँ जो थी वो, ये रेखाएं जो थी वो कोणात्मकता लिए हुई थी। और इसमें क्या था? गोलाई का अभाव था। और रेखा जो थी मृदु थी, कोमल थी, प्रवाहमान थी, लेकिन जीवन के प्रवाह का अभाव दिखाई पड़ता है। ईरानी शैली की रेखाओं में प्रकृति अंकन की बात करें, अलंकारिक था, आलेखन पूर्ण था, पृष्ठभूमि में उद्यानों का अंकन करना ईरानी शैली की अपनी निजी विशेषता थी। ठीक है। चित्रों में रंग सपाट भरे गए। प्रकाश का पूर्ण अभाव दिखाई पड़ता है। किसका? छाया प्रकाश का। जो रंग भरे गए, सपाट भरे गए, इसमें छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया। शैली में रंग चटकीले दिखाई पड़ते हैं। मानव आकृति 2.25 चश्मे की बनाई गई। आंखें जो थी छोटी थी। नाक और होंठ जो थे वो पतले थे। चेहरे लंबे, साथ ही लंबा चोगा और पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। मानव आकृतियाँ लंबी, पतली एवं लता के समान लचकदार बनाई गई हैं। ठीक। अब देखिए जो मुगल शैली प्रारंभ होती है, इस मुगल शैली में कौन शासक आया और इसके समय में क्या क्या विकास हुआ, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। अब हम मुगल शैली के एक एक शासक को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा इनका समय देख लेते हैं कि मुगलों के जब मुगल आए तो इनका किस शासक का समय कितने समय तक चला और इनका समय क्या था और उनकी कुछ विशेषताएं थी मुगल शासक की। तो थोड़ा जो ऊपरी पृष्ठभूमि है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक शासक को एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब हम ये बता देना चाहते हैं कि मुगल शैली का समय क्या था, इसमें जो शासक आए उनका समय क्या क्या था। तो सबसे पहले कितने आया? बाबर का समय क्या था? 1526 से 1530 ईस्वी के बीच। ठीक है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद हुमायूं शासक बना, और हुमायूं का समय था 1530 से 1556 ईस्वी के बीच। ठीक है। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद शासक बना अकबर, और अकबर का समय जो था 1556 से 1605 ईस्वी के बीच था। ठीक है। अकबर के बाद आ गया जहांगीर जो अति चित्रकला प्रेमी था और चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय में किया, और जहांगीर का समय था 1605 से 1627 ईस्वी के बीच।
उसके बाद शाहजहाँ आया। जो शाहजहाँ का शासनकाल जो था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाया। मुगल शैली में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ का शासनकाल कहलाया। ये इसका समय जो था वो 1627 से 1658 के मध्य था। उसके बाद आया औरंगजेब, और औरंगजेब के समय में चित्रकला का विकास होना बंद हो गया। औरंगजेब का जो समय था वो था 1658 से 1707 के मध्य। क्या था? 1658 से 1707 के मध्य। एक बात और देख लेते हैं। बाबर के समय में बाबर ने यहाँ पर भारत में अटैक किया और भारत में जीत मुगल का स्थापना किया। उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं जो आया वो ईरान से चित्रकला को भारत में लेके आया। ठीक है। अकबर आया। अकबर के समय में तमाम ग्रंथ लिखे गए। ये भी चित्रकला प्रेमी शासक था। उसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर का शासनकाल जो था वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाया। उसके बाद शाहजहाँ आया। शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाया। औरंगजेब के समय में चित्रकला विकास होना बंद हो गया। इसके बाद देखिए जो कुछ टिप्पणी दी गई है उस आप टिप्पणी को देख लीजिए। क्या है कि मुगल शैली का अध्ययन महान मुगल एवं परवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत किया जाता है। अब ये सोचिए कि ये जो महान मुगल मतलब जिनके समय में चित्रकला अधिक विकसित हुई, जो अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाया, वो महान मुगल शासक कहलाए। वो कौन कौन से थे? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां और औरंगजेब था। लेकिन जो परवर्ती मुगल शासक हुए इनका जो था चुट फुट राज्य चला। इनके समय में जो इनकी राज्य थी वो विकास करना बंद हो गई और पतन की तरफ उन्मुख हो गई। वो शासक थे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712 ईस्वी तक के मध्य तक रहा। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। इनको हम वैसे बता दे रहे हैं, एक बार जान लीजिए। फारुख शेर 1713 से 1719 तक रहा। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। अहमद शाह 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहा। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के मध्य रहा। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहा। और इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857 तक, और 1857 के विद्रोह में इन्होंने अपनी भागीदारी दी, जिसके बाद इन्हें सजा दे दी गई। ठीक है। अब जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को हमने यही बताया कि मुगल शैली का अध्ययन जो था वो महान मुगल एवं परवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत किया गया। दूसरी टिप्पणी ये है कि बाबर से लेकर जहांगीर तक मुगल चित्रकला बराबर विकास पाती रही। कब तक? बाबर से जहांगीर तक जो था वो मुगल चित्रकला वो बराबर विकास पाती रही। शाहजहाँ के समय में अकबर आकर चित्रकला में ठहराव दिखाई पड़ता है। चित्रकला में ठहराव जो थे शाहजहाँ के शासनकाल में के काल तक चित्रकला में ठहराव आ गया। चित्रकला में ठहराव आ गया। औरंगजेब के समय में आकर चित्रकला का अधःपतन प्रारंभ हो गया। तीसरा, औरंगजेब पतन प्रारंभ। ठीक है। पतन जो चित्रकला का पतन था उसकी किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया? औरंगजेब के शासनकाल में आते आते। और परवर्ती मुगल शासक जहांदार के शासनकाल में प्रसिद्ध नृत्यांगना लाल कुंवर रहती थी। किसके शासनकाल में? जहांदार के। परवर्ती मुगल शासक। एक मिनट। अब यहाँ पर एक विशेषता और देखिए कि जो परवर्ती मुगल शासक थे जहांदार शाह, कौन? जहांदार शाह, इसके दरबार में एक लाल कुंवर नामक नृत्यांगना रहती थी। ठीक है। और फर्रुख शेर के समय तक आते आते मुगल चित्रकला पुनः विकास होना प्रारंभ हो गया थोड़ा बहुत। और इसके समय बना एक चित्र था आखेटकों का दल, जो वर्तमान में मुंबई के कावसाजी संग्रहालय में संग्रहित है।
फर्रुखसियस के समय में बना चित्र कौन था? आखेटकों का दल। ठीक है, बाद में परवर्ती मुगल शासकों के समय में आया। और शाह आलम जो था, इसके समय में चित्रकला आते आते मुगल चित्रकला क्या हो गई? बाजारू हो गई। इसके जो चित्र बनाए जाने लगे वो बाजार में बेचने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, इस तरह हमने ईरानी शैली, ईरान में चित्रकला कैसे आई और इसका भारत में प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किन शासकों के दौरान हुआ, और ईरानी शैली या मुगल शैली की विशेषताएं क्या थी, और एक ऊपरी चर्चा के रूप में हमने मुगल शासकों का भी चर्चा कर लिया। अब हम प्रत्येक शासक का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम रेगुलर वीडियो आपके लिए बनाते रहें, तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।